हेलो फ्रेंड्स, अब हमने केमिस्ट्री का अपना जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 10th की जो साइंस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना जो सेकंड चैप्टर है जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट वो करते हैं। तो इस जो ये चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सिर्फ एसिड और बेस को डिस्कस करेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हम साल्ट को डिस्कस करेंगे और जो थर्ड पार्ट आएगा ना उसके अंदर हम पूरी की पूरी जो बैक एक्सरसाइज है वो डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आइए अपना चैप्टर जो है एसिड बेस एंड साल्ट वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि एसिड क्या होते हैं तो हम में से कोई कहेगा कि जो एसिड होते हैं ना वो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। जबकि जो बेस होते हैं तो बी से बेस याद रखना और बी से बीटर टेस्ट। तो जो बेस होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर, यानी कि थोड़े से कड़वे होते हैं अगर उनको क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए। ठीक है। तो आप में से कई देखा होगा कि कई बार क्या हो जाती है, हमारे घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ रेमेडीज कहते हैं कि लेमन जूस पी लो, विनेगर पी लो, विनेगर का कुछ ऐसा, ठीक है, विनेगर डाल के, या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ये सब रिकमेंड करते हैं। तो हम इसमें कौन सी वो देख रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये थोड़ी सी बेसिक होती हैं, बेकिंग सोडा वगैरह, विनेगर। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा एसिड बन रहा है ना स्टमक के अंदर उसको क्या कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं उसके इफेक्ट को। ठीक है। यानी कि जो एसिड एंड बेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बिना टेस्ट किए हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ये तो हमने कर लिया कि जो एसिड है वो कैसे हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। लेकिन इसके अलावा वो क्या करते हैं, एक ब्लू लिटमस होता है, तो वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर सकते हैं, रेड के अंदर चेंज कर सकते हैं। जबकि जो हमारे बेसिस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये हमारे रेड लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू के अंदर। तो अब हम कह रहे हैं कि लिटमस को चेंज कर देते हैं। तो लिटमस क्या होता है हमारे पास, तो लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब सबसे पहले तो ये देखो, नेचुरल मीन्स वो चीज कहाँ प्रेजेंट है, नेचर के अंदर प्रेजेंट है। और इंडिकेटर का मतलब कोई चीज इंडिकेट करेगी। तो लिटमस है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये हमें बताएगा कि कोई भी चीज है वो एसिड है या फिर बेस है। ऐसे ही जो हमारी टर्मरिक है, टर्मरिक यानी कि हमारी हल्दी होती है, वो भी एक इंडिकेटर होती है। तो हमने कई बार देखा होगा कि अगर हमारे कपड़ों पे कुछ भी लग जाता है, जैसे कि करी वगैरह गिरी, और हम उसको फिर सोप से वॉश करते हैं ना, तो सोप हमारा कैसा होता है, नेचर के अंदर बेस होता है। तो जैसे ही सोप के कांटेक्ट में जाएगा ना वो करी वाला जो स्पॉट होता है जिसके ऊपर टर्मरिक है, तो वो कैसा कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन कलर शो कर देगा। और जैसे ही हम उस पर पानी डालेंगे, ठीक है, तो हमारा सोप जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो सोप के साथ जो है वो हमारा जो ये जो कलर था ना, रेडिश ब्राउन कलर, ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस गया तो वो जो हमारा जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो इंडिकेट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जो हमने लैब वगैरह के अंदर सिंथेसिस की है जिनकी, तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, इसके अलावा फिनोक्थिलीन है, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं एसिड एंड बेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एसिड एंड बेस की रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, और कैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। इसके अलावा हम अपने डे टू डे लाइफ में कौन कौन से साल्ट्स यूज करते हैं तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, वो एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, एक लाइकन होती है। लाइकन क्या होता है, एक प्लांट होता है जो कि किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा आपकी डिवीजन है प्लांट किंगडम की। ठीक है। तो लिटमस को हम क्या यूज कर रहे हैं, एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो लिटमस क्या है, लिटमस जो सॉल्यूशन है हमारा, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो हमने कहा कैसा कलर है, तो इसका कलर रहेगा पर्पल। ठीक है। और बाद में अगर एसिड है तो इसका जैसे कलर जो है वो हमने कहा ब्लू से थोड़ा सा रेड हो जाएगा। इस तरीके से ये कलर शो करेगा। इसके अलावा हमारे नेचर के अंदर बहुत सारी हमारे पास नेचुरल मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास रेड कैबिज जो होता है उसकी लीव्स को, टर्मरिक हमने कहा। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स हैं, जैसे कि
हाइड्रेंसिया है, पेट्यूनिया है, जीरेनियम है। तो ये भी हमें बता सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिड है या नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या है, जो एसिड और बेस को बताएंगे तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं, या फिर हम इनको सिंपली अपनी लैंग्वेज के अंदर इंडिकेटर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ए बी सी मार्क कर लेते हैं, इनको हमें नहीं पता किसमें क्या है। तो इसमें कह रखा है कि 3 टेस्ट ट्यूब है, इसमें से एक में क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, बी के अंदर बेस का सॉल्यूशन है, और जो तीसरा है उसके अंदर क्या है, नॉर्मल वाटर है, यानी कि डिस्टिल वाटर है, ठीक है। और एक इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे रखा है। तो हमें बताना है कि कौन से के अंदर एसिड है, कौन से के अंदर बेस है, और कौन से के अंदर क्या है, वाटर है। तो हम क्या करते हैं, इस रेड लिटमस पेपर को इन तीनों जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डिप करके देखते हैं। तो हमने देखा जो ए टेस्ट ट्यूब थी ना, उसने क्या किया, इस रेड लिटमस पेपर को चेंज कर दिया किसके अंदर, ब्लू के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जो, और हमें पता है कि हमारे पास जो बेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर सकते हैं, यानी कि ए जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, बेस है। फिर अब हमारे पास क्या बच गया, बी और सी बच गया। तो हम बी और सी को सेपरेटली ले लेते हैं, ये बी है और इधर ये क्या है, सी है, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये बी, ये सी। तो जो हमारा लिटमस पेपर था ना, तो ये इस तरीके से हो गया था कि जितना भी जो बाहर रहा सॉल्यूशन के वो तो रेड ही रहा, लेकिन जो बाकी था जो सॉल्यूशन के अंदर चला गया वो कैसा हो गया, ब्लू। तो इस ब्लू को काट लेते हैं और इसमें बी में डिप किया हमने और सी में डिप किया, और अब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो बी के अंदर ये ब्लू वाला लिटमस पेपर था ना, बी ने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर दिया किसके अंदर, रेड के अंदर। और हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वही क्या कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को चेंज कर सकते हैं बेस के अंदर, सॉरी रेड के अंदर। तो यानी कि जो बी है वो हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और सी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो सी है ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब पता चल गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर क्या है, हमें अलग अलग एसिड दे रखे हैं, एसिड लेने हैं और बेस लेने हैं, और फिर ये अलग अलग इंडिकेटर दे रखे हैं, तो उनका इफेक्ट स्टडी करना है। तो जैसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड ले लेते हैं, ए से एसिड, और दूसरा क्या है हमारा बेस, बेस वाले बी से बेस। तो रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर जो है एसिड पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो चेंज, हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो बेस वाला है ये क्या करेगा, रेड लिटमस को चेंज कर देगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। तो हमें यहाँ पे ब्लू कलर देखने को मिलेगा। फिर आता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो जो एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। तो जो ये है ये चेंज हो जाएगा रेड, और जो बेस है वो ब्लू लिटमस के ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारे पास फिनोक्सिलीन। जो फिनोक्सिलीन है ना वो एसिड के उसमें क्या रहता है, कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो जो फिनोक्सिलीन है वो एसिड के अंदर तो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, और बेस के अंदर इसका कैसा शो कलर शो करेगा, ये पिंक कलर शो करेगा। फिर आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ये वैसे ऑरेंज कलर का होता है। तो एसिड की प्रेजेंस में तो इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बेस की प्रेजेंस में इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया किसमें क्या है। तो अब क्या है कि ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, और कैसे बता रहे हैं, कलर चेंज होएगा इसमें, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंस भी होती है जिसके अंदर कलर चेंज ना होके क्या होता है, उनकी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर एसिडिक या फिर बेसिक
मीडिया है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कि जो हमारे ओनियंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि वेनिला है, क्लोव ऑयल है, तो ये सब क्या है, ये कुछ हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे जिंक लेना है, और जिंक के अंदर फिर हम क्या डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें पता है जो जिंक होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, ये जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4। तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4, और यहाँ पे गैस लिबरेट होगी, जो कि कौन सी होगी, हमारी हाइड्रोजन गैस, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये यहाँ से ऊपर उठेगी, और अगर इसको एक सोप सॉल्यूशन के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये इसके बबल्स, जो ये ऊपर बबल्स उठेंगे, इन बबल्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और एक अगर हम बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाएंगे ना, इन सोप सॉल्यूशन के पास, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बबल्स है ना, ये बर्स्ट होंगे, और जब ये बर्स्ट होंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, एक पॉप साउंड हमें देखने को मिलेगी। तो ये पॉप साउंड किसको बताती है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, गैस है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमने देखा कि जो हमारा मेटल था वो क्या कर रहा था, मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया था हाइड्रोजन एटम को एसिड में से। एसिड कौन सा है, जैसे H2SO4 लिया था, और क्या बना दिया था, मतलब हाइड्रोजन गैस है वो हमारी लिबरेट होगी थी और एक साल्ट बन गया था। यानी कि हम इस रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। फिर एक और एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर क्या है कि हम कुछ जिंक मेटल ले लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या है, बेस ऐड करेंगे, जैसे कि NaOH ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक साल्ट बनेगा, और उस साल्ट का क्या नाम है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो सारी रिएक्शन है ना, मतलब सारे जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे, कुछ ही है, जैसे कि जिंक है। नेक्स्ट है कि जो मेटल है, मेटल कार्बोनेट्स हैं या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें भी हम दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, जैसे एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। एक के अंदर एक के अंदर तो मेटल कार्बोनेट ले लेंगे, एक के अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट कौन सा ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरी के अंदर क्या ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो हमने देखा दोनों रिएक्शन, मतलब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन होगी, तो ए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हुआ है कि जो सोडियम कार्बोनेट था वो HCl के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया, NaCl साल्ट बना दिया, प्लस में वाटर निकलेगा, प्लस में CO2 गैस निकलेगी। बी के अंदर भी सेम हुआ, इसने भी NaCl बना दिया, वाटर बना दिया, और क्या बना दी, CO2 बना दी। अब ये जो CO2 गैस यहाँ पे निकली है, इसको अगर हम लाइम वाटर में से पास करवाएंगे, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जिसके हमें व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेंगे, प्लस में वाटर रह जाएगा अलग से। अब क्या है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो बन चुका था जब हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई। अब हम उसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और इससे पहले हमने जब ये कैल्शियम कार्बोनेट देखा था, इसने कहा था हमने व्हाइट पीपीटी बनेंगे। अब जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना,
इसकी हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, मार्बल है या फिर चोक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं प्लस या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट किया करवाया जाता है तो वो अपना साल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेंगे, प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब आते हैं कि जो एसिड और बेस है ना, वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है। ठीक है, क्या ले रखा है इसके अंदर, NaOH। NaOH क्या है, हमारे पास एक बेस है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिनोक्सिलिन ऐड करते हैं। हमने कहा था फिनोक्सिलिन जो होता है वो बेस की प्रेजेंस में कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। तो हमने देख लिया, इसमें है तो नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे पिंक कलर हमने देखा। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर एसिड की ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है, एसिड कौन सा ले लें, इसमें कौन सा दे रखा है, जैसे HCl दे रखा है तो हम HCl ही ले लेंगे। तो जैसे ही HCl इसमें ऐड करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसका पिंक कलर है ना वो डिसअपियर हो जाएगा एकदम से। ठीक है, और बाद में हम जैसे ही फिर से NaOH इसमें एक्स्ट्रा NaOH ऐड करते रहेंगे तो हम देखेंगे वापस से इसका कलर कैसा आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो कलरलेस कब हुआ, जब इस बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, HCl ने। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो बेस है या फिर एसिड है वो एक दूसरे को नलीफाई कर लेते हैं। कैसे, कि जैसे NaOH था वो HCl के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बना दिया, NaCl बना दिया, प्लस में वाटर बना दिया। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो एसिड है या फिर बेस है वो आपस में रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एसिड है प्लस बेस मिलके क्या देंगे, साल्ट प्लस वाटर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि हम एसिड को है ना बेस के साथ रिएक्ट ना करवा के किसके साथ करवाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। तो वैसे अगर हम देखें ना, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये नेचर के अंदर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक का मतलब क्या है कि ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, एसिड प्लस बेस क्या देंगे, साल्ट प्लस वाटर देंगे। तो इसमें देख रखा है, जैसे कि क्या ले लो, हम कॉपर ऑक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब बीकर के अंदर, और फिर उसके अंदर हम HCl डालेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर मतलब मेटल, मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, बेस। तो बेस जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हम देखेंगे, हमारे पास कलर देखना है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि जो कलर है ना सॉल्यूशन का वो कैसा बनेगा, ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा हमें सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कार्बन कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। और जो ब्लू ग्रीन कलर आया है वो किसकी वजह से आया है, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन की वजह से आया है। यानी कि जितने हम क्या समझे इसे, कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह एक्ट करेंगे, और बेस की तरह एक्ट करेंगे तो वो क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, साल्ट प्लस वाटर देंगे। नेक्स्ट है कि तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। अब सिमिलरली अगर हम क्या है, बेस को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। पहली बात, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, नेचर के अंदर एसिड का काम करते हैं। तो एसिड प्लस में बेस, सेम वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो हमने यहाँ पे किसको ले लिया, CO2 को ले लिया। तो जब CO2 जो है वो हमारी रिएक्ट करेगी किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH2। तो क्या होगा, पीछे अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, CaCO3 प्लस में वाटर बना लेते हैं। और CaCO3 के हमारे पास कैसे प्रेसिपिटेट देखे थे हमने, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखे थे। और ये भी कहा था कि अगर ये बहुत ज्यादा क्या है, इसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो इसको देखो
कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, हमारे पास बेस है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना रहा है, साल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो ये भी रिएक्शन कैसी है, एक एसिड एंड बेस की तरह है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, यानी कि वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो हमारी कर्ड है या फिर जितनी भी खट्टी सब्सटेंस होती हैं उनको हम ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखते। तो सबसे पहले याद रखो, कर्ड या फिर सोर सब्सटेंस है वो क्या है, हमारे पास एसिड होती है। ठीक है, वो कैसे नेचर की होंगी, एसिड की नेचर की। और जो ब्रास एंड कॉपर है ये क्या है, ये मेटल्स हैं। तो हमने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, और दूसरे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी कि हमारी जो कर्ड है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन होती है। तो इसको प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए कैसे था, वही सोप सॉल्यूशन था उसके अंदर, फिर बाद में बर्निंग कैंडल लेके गए थे तो पॉप साउंड के साथ वो बर्स्ट कर रहे थे, तो हमें कंफर्म हो गया था कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तीसरा देखो, इसको हटा लेते हैं एक बार। तीसरे के अंदर है एक मेटल कंपाउंड है। ठीक है, मतलब मेटल का कोई कंपाउंड है, खाली मेटल ही है, जो कि ए है। वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफ्रेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और एक गैस इसमें इवॉल्व हो रही है। वो क्या कर रही है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, मतलब उसको बुझा रही है। तो पहली बात, जो बर्निंग कैंडल को बुझा रही है तो वो कौन सी गैस होएगी, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होएगी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन सा हमारे पास वो हो सकता है। तो इसके अंदर मेटल का कंपाउंड क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, हमारे पास एक तो कैल्शियम कार्बो क्लोराइड बना लेगा ये। ठीक है, क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस में CO2 गैस लिबरेट कर देगा, और प्लस में यहाँ पे वाटर लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था, अब हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर ये जो A है वो कैल्शियम का वो है, कार्बोनेट है। ठीक है, पहली बात तो कंपाउंड कैसे पता चला कि यहाँ पे कार्बोनेट आएगा। देखो, CO2 गैस लिबरेट हो रही है, तो हमने CO2 गैस और वाटर का लिबरेशन किया था कि कौन रिएक्ट करते हैं, मेटल के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इस वजह से हमने क्या ले लिया, कार्बोनेट ले लिया, और मेटल हमने कौन सा ले लिया, कैल्शियम ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, बट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, कि जितने भी एसिड होते हैं या फिर जो बेस होते हैं उनके पास ऐसा क्या कॉमन में होते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। तो ये एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या है कि हमें क्या लेना है, जैसे ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेनी है, HCl लेना है, H2SO4 लेना है, लेकिन एक साथ नहीं लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया HCl ले लिया, यहाँ पे एक कॉर्क है, कॉर्क के ऊपर 2 नेल्स लगा ली, और एक यहाँ इनको जोड़ लिया एक बैटरी के साथ, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, और पहले हमने यहाँ पे जैसे HCl ले रखा था, तो हमने देखा HCl के केस में और H2SO4 के केस में कि बल्ब ग्लो कर रहा था। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज के केस में और जो हमारा अल्कोहल था ना, उसके केस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो इसका देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बल्ब ग्लो कर रहा है किसी केस में, किसी में नहीं कर रहा। तो जो एसिड है ना, एसिड वाले केस में क्या था, हमारा जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। एसिड कौन कौन से थे, H2SO4 था और HCl था। ठीक है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में उसने बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो बल्ब का ग्लो करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि चार्ज जो है, करंट है
वो सॉल्यूशन में से फ्लो कर रहा है। और ये फ्लो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। तो हमने देखा जो एसिड है वो जो है वो डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, एक तो केटायन की फॉर्म में तो H पॉजिटिव आयन के अंदर, और एनायन की फॉर्म में अगर जैसे हमने HCl ले रखा था तो Cl के अंदर हो गया, नाइट्रिक एसिड ले रखा था तो NO3 नाइट्रेट के अंदर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा था तो सल्फेट के अंदर हो गया, एसिटिक एसिड ले रखा था तो एसिडेट के अंदर हो गया। तो कैटायन जो है वो सभी के केसेस के अंदर क्या है, H पॉजिटिव है, सेम है। इसका मतलब जितने भी एसिड हैं उनके पास क्या है, H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और वो H पॉजिटिव आयन की वजह से उनकी क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टीज है। तो हम कह सकते हैं जितने भी एसिड की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, इस H पॉजिटिव आयन की वजह से आ रही है। सिमिलर अगर हम क्या है एक्सपेरिमेंट अगर बेस के साथ करेंगे ना तो हम कंक्लूड कर सकते हैं जितने भी बेस होते हैं ना उनके पास क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होते हैं। जैसे NaOH का ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लो, CaOH2 ले लो, ठीक है। अब आता है कि अगर वाटर सॉल्यूशन है ना तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एसिड और बेस के साथ। तो क्या जो एसिड है या फिर हमारे बेस हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बात ठीक है। हमने क्या किया, तो इसमें क्या कह रखा है कि हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया यहाँ पे, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ऊपर से हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, H2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो H2SO4 ऐड किया तो हमने देखा जो NaCl है वो रिएक्ट कर गया किसके साथ, NaCl प्लस में H2SO4, यहाँ पे रिएक्शन हुई और उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, NaSO4 प्रोड्यूस कर दी, सॉरी NaSO4 Na2SO4 प्लस में HCl बन गई यहाँ पे, ठीक है। इसको कर लेते हैं, ये लिखा भी तो पता नहीं कितनी देर में जा रहा है, कितनी देर में, प्लस में क्या बन गई यहाँ पे, HCl गैस बन गई। अब इस HCl गैस के पास हम क्या लेके आएंगे, इसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। हम एक तो ट्रायल लिटमस पेपर ले लेते हैं ब्लू, और एक ले लेते हैं वेट लिटमस पेपर। तो हमने देखा जब हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया ना, ब्लू लिटमस पेपर, तो उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। जबकि जो हमारा जो अगर हमने क्या ले लिया था, वेट ब्लू लिटमस पेपर ले लिया था ना, तो उसके अंदर क्या है, कलर जो है ब्लू कलर जो था वो रेड के अंदर चेंज हो गया था, ठीक है। अब आता है तो क्या हुआ, जो HCl है तो इसका मतलब क्या है, जो H हाइड्रोजन आयन है ना HCl के अंदर वो तभी बनेंगे अगर क्या है, पानी होगा, यानी वाटर प्रेजेंस होगा। यानी कि जो HCl में से जो H आयन का सेपरेशन है वो वाटर की प्रेजेंस में ही होगा। अगर वाटर नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। अब जो HCl है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। जो H3O पॉजिटिव है ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला नहीं रह सकता, लेकिन ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी एसिड होते हैं वो हमारे पास या तो हाइड्रोनियम आयन देंगे या फिर H आयन देंगे। साथ में देखो एक्वस लिखा है, यानी कि वाटर के अंदर ही देंगे। नेक्स्ट है कि बेस के साथ क्या होता है, जब किसी बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है, जैसे NaOH है, इसको वाटर के अंदर ये है, ठीक है, वाटर के अंदर ही देगा ये OH आयंस या फिर OH आयंस देगा। तो यहाँ पे NaOH जो है वाटर की प्रेजेंस में टूट गया हमारा Na पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर। हमारा जो बीकर था वो क्या हो चुका था, ब्रेक हो चुका था। तो जिसका भी जो भी कंटेंट था उसके अंदर एसिड था, वाटर था, वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर छलक जाएगा, और जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हमें बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ये ऐसा वार्निंग साइन देखा होगा, जितने भी एसिड या फिर बेस होते हैं जो कि कोरोसिव नेचर के होते हैं उसकी बोतल पे ये साइन दिख जाते हैं। फिर आता है कि जब भी हम किसी एसिड के अंदर या फिर बेस के अंदर क्या है को मिक्स कर रहे हैं, मतलब एसिड या फिर बेस को मिक्स कर रहे हैं वाटर के साथ, तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस की, कौन सी आयंस की, अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम आयंस की, या फिर बेस है तो OH आयंस की, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइल्यूशन। और एक एसिड या फिर बेस को क्या बोलते हैं,
डाइल्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, मान लो एक बीकर था हमारे पास, ठीक है, ए बीकर है, एक क्या है, बी बीकर है। तो एक के अंदर क्या है, वाटर कितना है, 10 ml है, मतलब दोनों के अंदर, ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, पानी के अंदर हमेशा एसिड मिक्स करते हैं, ठीक है। तो एक के अंदर तो क्या है कि मान लो 2 ml हमने एसिड ले लिया H2SO4, और एक के अंदर कितना ले लिया, 1 ml ले लिया। तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब इस छोटी सी जगह में जो है आयंस की कंसंट्रेशन इसमें क्या मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इस वाले में क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो ये जो सेकंड वाला है ये हमारा कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये और कर लेते हैं कि जो HCl है, HNO3 है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जबकि जो अल्कोहल या फिर ग्लूकोज था वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा था, क्योंकि जो अल्कोहल या फिर ग्लूकोज होता है ना, उसके अंदर हमारे इन कंपाउंड के अंदर जो है हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, H पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है, जब इनको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाएगा, तो इसकी वजह से ये तो शो नहीं करे। जबकि HCl और HNO3 जो है वो वाटर के अंदर क्या देते हैं, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है एसिडिक नेचर होता है। फिर है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो एसिड है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिसोशिएट हो जाता है, तो ये H पॉजिटिव आयन देता है, प्लस में हमारा जो कोरोस्पोंडिंग एनायन देगा, जैसे HCl है तो Cl आयन देगा, ठीक है। अब ये H आयन क्या था कि ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या दे रहा था, हाइड्रोनियम आयन दे रहा था, तो यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, तो ये आयंस क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो फ्लो था इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो रहा था, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो रहा था, तो इस वजह से हमारा जो बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। हमने वो किया था कि हमारा एक ड्राई लिटमस लिया था, ब्लू लिटमस पेपर, एक वेट लिया था, तो जो ड्राई HCl है ना उसके अंदर क्या है, H पॉजिटिव आयन नहीं है, H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो क्या है, वो डिसोशिएट भी नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसकी वजह से ये क्या है, एसिडिक नहीं होता नेचर के अंदर। फिर आता है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब किसी भी एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो एसिड है शुड बी एडेड टू वाटर, की वाटर के अंदर हमें एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर। तो हमने कहा था कि ये जो रिएक्शन होती है हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, तो इसकी वजह से हमारा जो बीकर है वो ब्रेक हो सकता है और स्प्लैश आउट हो जाता है, तो जिसकी वजह से बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूटेड। अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाएगा तो उसके अंदर जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। नेक्स्ट है हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द अमोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ द NaOH। अगर NaOH है का सॉल्यूशन है और उसके अंदर क्या है, हम एक्सेस में क्या डाल रहे हैं, OH आयंस डाल रहे हैं, मतलब और ज़्यादा बेस ऐड कर रहे हैं, तो जो OH आयन की कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो बस ये था, अब ये जो बच गया ये हम एक सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।